हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विनोद शर्मा वीसी हैं सिक्किम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और साथ ही मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है जो बिल्कुल खतरा हमारे सामने रखा है। हिमांशु, सबसे पहले मैं आपसे, क्योंकि आपने रिपोर्ट तैयार की, ये खतरा कितना इमिनेंट है? जो खतरा लगातार है, इसको हम कैसे समझें? देखिए, संसदीय समिति ने जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश किया है उसमें ये चेतावनी दी गई है कि ये जो पूरा हिमालय काराकोरम रीजन है, वहाँ पर ग्लोबल मीन एवरेज में जो बढ़ोतरी हो रही है, यानी औसतन जितनी तेज़ी से दुनिया गर्म हो रही है उससे ज़्यादा 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रफ्तार से हिमालय क्षेत्र में जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और ये वो इलाका है जहाँ पर सैकड़ों ग्लेशियर्स हैं। और आप देखिए, संसदीय समिति ने कहा था 694 ग्लेशियर लेक सिर्फ सिक्किम में है, और हम सिर्फ 8 की फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे जिससे हम मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। तो ये जो जब ग्लेशियर फटता है और जो बाढ़ आती है, जिसको ग्लॉफ बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, उसका खतरा निश्चित तौर पर बढ़ रहा है निधि, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही अप्रत्याशित बदलाव हो रहा है। और इसलिए ये खतरा बड़ा हो जाता है क्योंकि पिछले साल हमने देखा है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, और जो साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट भी 2013 में जारी की थी जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि साउथ लोनाक जो ग्लेशियर है वो सिरकता जा रहा है, रिसीड कर रहा है, खतरा बड़ा है। 10 साल तक किसी ने कोई पहल नहीं की, और हमने पिछले साल अक्टूबर में भयावह त्रासदी देखी। बिल्कुल, हमारे साथ विनोद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपसे ये जो मैपिंग होगी ये कैसे होगी? इसके क्या कोई टाइमलाइन होगी, डेटलाइन होगी? कितने सीरियस अब हम हैं? देखिए, हम लोग पहले से ही बहुत सीरियस हैं। 2013 में जब हमें पता लगा कि भाई सिक्किम में करीब 6 लेक्स ऐसी हैं जिनका कि वॉल्यूम वो 6 to 7 टाइम्स बढ़ गया है, तो हम लोगों ने एक्सपीडिशन वहाँ पे भेजे, और करीब 3-4 एक्सपीडिशन अभी तक वहाँ जा चुके थे, लोनाक लेक में भी। तो ऐसा नहीं कि लोनाक लेक में भी हमने कोई काम नहीं किया, हम लोग कर रहे थे। और बल्कि स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से भी हम काम कर रहे थे। और जब 4 अक्टूबर 2023 को ये हुआ, उससे पहले करीब 15 दिन पहले ही वहाँ पे टीम थी। तो साइंटिफिक वर्क इसमें हो रहा है, और हम लोग जो हैं वहाँ पे सेंसर्स वगैरह लगा करके हम देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और इसको बहुत सीरियसली एनडीएमए ने भी लिया था, और ये कहा था कि जो भी सहायता होगी हम आपको करेंगे। आपको ये भी जान के मैं खुशी होगी कि एनडीएमए ने ग्लोफ की गाइडलाइंस बनानी शुरू की थी हम लोगों के आग्रह पे, क्योंकि हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी, पूरे हिमालय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और हिमालय क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और जगह से ज़्यादा होगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट भी कहती है कि भाई हिमालयन एरिया, कोस्टल एरिया, ये ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया, अभी जो तापमान है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, और उसी में जो है आप देख रहे हैं कि कितने ग्लेशियर्स जो हैं वो रिसीड करते जा रहे हैं। अगर ये किसी भी तरह से 2 डिग्री, देखिए 1.5 पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि उस तक रखना है, लेकिन वो मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 60 to 70% ग्लेशियर्स जो हैं वो रिसीड हो जाएंगे। जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था विनोद जी, इसी से जुड़ा ये सवाल था कि जब खतरा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर हिमालय क्षेत्र पर पड़ रहा है, तो पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट आई थी स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें ये कहा गया कि देयर इज़ अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मीटरोलॉजिकल एंड मॉनिटरिंग स्टेशंस। इसमें कहा गया कि सिक्किम में 694 ग्लेशियर लेक्स हैं, लेकिन सिर्फ 8 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस हैं जिनको कि डिज़ास्टर प्रोन स्टेट में रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन की ज़रूरत है। इसमें यह भी कहा गया कि एक माउंटेन हजार्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। राज्य लेवल पे इस बड़े खतरे से निपटने के लिए संस्थागत तरीके से आपको पहल करना होगा। आपको लगता है क्या उतनी गंभीरता से भारत में पहल हो रही है? नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि जब से 2014 से हमने इसकी शुरुआत की थी, आज 10 साल हो गए हैं, तो
ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भी बात मैं मानता हूं कि इसमें चूंकि हर जगह लेक तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत हाई एल्टीट्यूड की बात है, वहां पर एक्सपेडिशन ले जाना, साइंटिफिक इक्विपमेंट ले जाना, पाइप्स ले जाना, अगर साइफनिंग करना चाहते हैं तो उतना आसान नहीं है जितना कि प्लेन एरिया में होता है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपने धनराशि की बात कही कि एक एक एक्सपेडिशन जो है बहुत कॉस्टली इसमें है। जी, तो इसमें एक सवाल सर, जो हमारे पास जो संस्थाएं हैं इस तरह की आपदाओं से निपटने से, एनडीआरएफ है, इसमें भी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मैं देख रहा था उसमें ये कहा गया कि चमोली में जो घटना हुई उसमें एनडीआरएफ की टीम देरी से पहुंची क्योंकि उनके पास अपने एयरक्राफ्ट नहीं थे। उसमें यह भी कहा गया कि उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, जो मॉडर्न मग क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जब भी इस चमोली जैसी कोई घटना अगर होती है कि गाद को कैसे क्लियर किया जाए, इसके लिए उनके पास ज़रूरी संसाधन नहीं थे। उनका अपना एक एयरक्राफ्ट सर्विस होना चाहिए, उनके पास अपने एयरक्राफ्ट होने चाहिए जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में अगर आपदा आती है तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सके। तो आपको लगता है कि इस दिशा में भी पहल ज़रूरी है, क्योंकि जो नया डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसमें ये कहा गया है कि हर राज्य को अपना एसडीआरएफ भी गठित करना होगा, पर साथ में ये भी ज़रूरी होगा कि आप उसको ज़रूरी संसाधन से इनरिच करें, एयरक्राफ्ट सर्विस, हेलीकॉप्टर्स उनको मुहैया कराएं जैसे दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास जी है। जी, देखिए चीजें उस टाइम से और आज में बहुत अंतर है। मैं देखिए चमोली की घटना और आज की अगर आप लगाएंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा इक्विप्ड हैं। अगर एनडीआरएफ की बात करेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि ग्लोव के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है और ना उनकी ट्रेनिंग थी। फ्लड की उनकी ट्रेनिंग है, बट ग्लोव जो है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे और इस तरह की रेस्क्यू के लिए वो मेरे ख्याल से तैयारी नहीं थी। ठीक। तो लेकिन अब जो है ग्लोव को बहुत इम्पोर्टेंट डिजास्टर में रखा गया है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तो शुरुआत है। हिमालय में आप जानते होंगे कि सितंबर 2023 में इसरो ने बताया था कि 16,627 ग्लेशियर्स हैं हिमालय में, 16,627 पूरे हिंदुस्तान में। और उनका कहना ये था कि इन सबको मॉनिटर होना चाहिए। तो इसरो कर रहा है, हमें इमेजेस आ रही हैं, लेकिन मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, वो एक बहुत डिटेल्ड स्टडी है। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल सर। अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में उसकी एक शुरुआत हुई है। और मैं इसको शुरुआत कह रहा हूँ, देखिए क्योंकि हम लोग, मैं 14 से 10 साल हमको हो गए हैं बराबर एक लेक को, लोनाक लेक को मॉनिटर करने। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है इसमें, लेकिन अब हमारी महारत होती जा रही है। अब लोग बाग जो है भूटान से, नेपाल से हमसे पूछते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। अब जो है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो तैयारी है, पूर्व तैयारी, हमारी जो वार्निंग सिस्टम है, हमारे जो सेंसर, तो वो सब चीज में एक तरीके से ग्रेजुअल चेंज मुझे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। वही सवाल हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो संसाधन है वो पर्याप्त भी होने चाहिए, जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे। एक सवाल और सर, जो हम ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की बात कर रहे हैं, आपने एक आंकड़ा दिया 20,000 लैंडस्लाइड्स हुई हैं, और अगर वेस्टर्न घाट्स का लेके तो 10,000 और जोड़ लें। ये लैंडस्लाइड्स के पीछे क्या कोई कारण है या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है? अलग अलग क्षेत्रों के अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ और ठोस आप लोग आंकलन में आया है सामने? मैडम, ज्यादातर निधि जी, आप तो डिजास्टर बहुत दिनों से कवर कर रही हैं। मैं आपको जानता हूं जब से गुजरात अर्थक्वेक में आपने मुझे इंटरव्यू किया था। तो मैं आपको बताऊं कि जो लैंडस्लाइड है वो दो उसके कारण है मेन। एक तो जो है रेन, हैवी रेन जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और जितने हिमालय चूंकि कच्चा पहाड़ है तो इसलिए लैंडस्लाइड होती है। दूसरी चीज जो है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इसका, तो देखिए क्लाइमेट चेंज से जो है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स रिलेटेड हैं। तो जो पानी का बरसना और ये चीज, ये तो क्लाइमेट चेंज से हम जोड़ते हैं, क्लाउड बस्ट होना ये। लेकिन जो अर्थक्वेक है
उसको हम अभी तक उसका कोई क्लाइमेट चेंज से संबंध नहीं। तो मेरा कहना ये है कि ये यहाँ तक तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्लाइमेट चेंज से जो बारिश है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो तो बढ़ी है। और उसकी वजह से मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि सॉइल इरोजन होता है, और जो मड फ्लो और जो चीज़ होती है वो इतना, चूंकि पूरा हिमालयन एरिया आप जानते हैं कि भाई इतना ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे है। हमारे यहाँ तो कंट्री में वर्ल्ड का सबसे मैक्सिमम रेनफॉल भी हमारे यहाँ है। और वो जी। पर विनोद जी, इसमें एक सवाल ये था कि इकोलॉजिकली भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, बहुत तो जब sensitive हम विकास की परियोजनाओं को जब तैयार करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि क्या हम एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विजन को भी उसमें सम्मिलित करते हैं, क्योंकि हमने जो हादसे देखे हैं निधि, उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि एक लैंडस्लाइड होता है और एनएचपीसी के पावर प्लांट का एक हिस्सा बहकर चला जाता है, बहुत नुकसान भी हो रहा है विनोद जी वहां पर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, डेवलप, विकास और पर्यावरण ये अलग अलग हैं ही नहीं, और इन दोनों से मिलकर के जो नेचुरल डिजास्टर है और उसका रिस्क जो है वो बनता और कम और ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है कि जो डिजास्टर रिस्क है, अगर डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल होगा, अगर हम हिमालय, और इसीलिए जब हमारा सिक्किम में अर्थक्वेक आया उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री ऑफिस में एक प्रपोजल दिया था कि हिमालयन इंस्टीट्यूट एक होना चाहिए जो कि पूरे हिमालयन स्टेट्स के बारे में सोचे, क्योंकि हिमालय जो है एक पूरा इकोसिस्टम है। इसे आप बाउंड्री में और स्टेट्स में नहीं बांट सकते। इसका पूरा जो इसमें इसका जो डेवलपमेंट है उसमें उसको एनवायरनमेंट के नजरिए से देखना ही होगा। तो ये हमारी सोच थी, और सिक्किम में हम चाह रहे थे कि इस पे हम और भी ज्यादा काम करें। बिल्कुल शर्मा जी, आपसे एक बार फिर बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी ज्ञानवर्धन बातें की। हिमांशु, आपका भी धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पर्यावरण को लेकर सजग हों, और जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स एक चुनौती बने हुए हैं उस पर नज़र है, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो संसाधन हैं हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे जो एजेंसीज हैं उनको मुहैया कराने की तत्परता से ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए।